Okay. Yeah, good afternoon, everyone. So we have completed with the security risk and return as well as the portfolio management, portfolio selection we have done. Today we are going to start with the fixed income securities, how we value the fixed income securities and specifically how we calculate the yield on the fixed income securities. So just sharing the screen again. Today we are going to do questions and the questions will be done on the whiteboard so that you can understand the calculations part clearly. Take them out. It would be better if you keep those tables with you. Now, fixed income securities. What are fixed income securities? These are the income in the form of interest and dividend, like the securities that offer fixed rate of interest are bonds and debentures, and the securities that offer fixed dividends is known as the preference share. Okay, so fixed income securities, they are the securities that represent on a periodic stream of income over a given time. एक particular time period of के लिए जो ना इट इज अ ट्रेडेबल फॉर्म ऑफ लोन, ये ट्रेडेबल फॉर्म ऑफ लोन है, मतलब है तो ये लोन जो जो भी इंसान इन डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, ही इज द लेंडर, और जो आपका इशूअर है, जो ये कंपनी बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू कर रही है, दैट कंपनी इज द बोरोवर। ठीक है, बेसिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या होता है, हम लोग let's suppose I have invested in debentures, so I am giving the company that the loan of that much particular amount, for example 10,000 के मैंने debentures दिए तो 10,000 का लोन मैंने एक तरह से कंपनी को दिया है। लेकिन अब ये इसको ट्रेडेबल फॉर्म क्यों कहते हैं, मान लो मुझे 1 साल बाद ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है और डिबेंचर्स की वैल्यू की मैच्योरिटी है 5 साल, कंपनी तो 5 साल बाद रिडीम करेगी, तो मैं उसको मार्केट में ट्रेड कर सकती हूँ, किसी और को सेल कर सकती हूँ, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रेडेबल फॉर्म ऑफ लोन। आपके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में की पहली कैटेगरी है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, एंड देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स। Now, these are the few features of bonds and debentures. First, they are credit instruments. Credit instruments मतलब क्या होता है कि हम ये एक claim represent करते हैं that the that the investor has a claim over the borrower. Then इन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है जो कि आपका अटैच्ड होता है, जैसे डिबेंचर्स होते हैं या बॉन्ड होते हैं उनके साथ लिखा होता है 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 7% बॉन्ड्स एंड सो ऑन। कोलेटरल 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 मतलब कि आर दीज सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी security. So bonds and debentures, they are basically bonds and debentures, they may be secured against the collateral or they may be unsecured. Then fixed maturity date, इनकी आपकी मेच्योरिटी डेट फिक्स्ड होती है, जब इशू होते हैं जब भी पता होता है कि कितने टाइम बाद ये रिडीम हो जाएंगे। नो the bonds and debenture holders do not have any voting right, unlike the equity shareholders, इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये लेंडर है, ठीक है, ये लेंडर्स होते हैं, ये एक तरह से एक लोन दे रहे हैं, दे आर नॉट द ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का स्टेटस ओनर्स का है, इनका ओनर्स जो है वो, इनका जो स्टेटस है वो लेंडर का है ना। फिक्स्ड फेस वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू फिक्स होती है, और जब ये बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, डिबेंचर इश्यू होते हैं, उसी टाइम इनकी रिडेम्पशन वैल्यू भी फिक्स होती है। रिडेम्पशन कैन बी डन इधर एट पार और एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम। द प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है इनको एक प्रायोरिटी मिलती है। सब प्रायोरिटी लिक्विडेशन के टाइम पे इस फॉर्म में मिलती है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है सबसे पहले इनका अमाउंट रिडीम होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स को पेमेंट मिलती है। मोर ओवर जो आपका रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी है वो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट पहले पे होता है, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड का टर्न आता है। Now these are the types of debt instruments.
फर्स्ट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपकी जो जब हम कोलेटरल का पॉइंट कर रहे थे कि दे में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, अगर वो सिक्योर्ड होते हैं मींस कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर होने का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो ये डिबेंचर्स होते हैं, अगर वो सिक्योर्ड है, मान लो ये फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जितना भी अमाउंट आया सबसे पहले वो डिबेंचर्स की पेमेंट में जाए। अनसिक्योर्ड आर लाइक अदर लाइबिलिटीज, उनको फिर एसेट्स पे प्रायोरिटी नहीं होती उनकी पेमेंट। देन वी हैव कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं आपके? The debentures which can be converted into equity share after a stipulated period of time are called the convertible debentures. Similarly, जो आपके सिर्फ डिबेंचर्स होते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं, कन्वर्ट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उनको कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। Then we have zero interest fully convertible debentures. Zero interest fully convertible debentures का मतलब क्या होता है कि आपको इन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस कुछ टाइम के बाद वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं डिबेंचर्स में। पहले जो हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मिला था उसमें पढ़ा था, उसमें जब तक वो डिबेंचर रहता है जब तक उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन जीरो इंटरेस्ट में मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के बाद बस वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट अगेन मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इट्स अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी व्हिच हैज फीचर्स ऑफ बोथ द डिबेंचर्स एज वेल एज द इक्विटी शेयर। बेसिकली इसमें आपके डिटैचेबल वारंट्स होते हैं, वो वारंट्स आपके कन्वर्टेबल होते हैं, वारंट्स को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो नोट्स है इनको रिडीम कर दिया जाता है। देन कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड इन विच द बॉन्ड होल्डर हैज द राइट टू ask the to get its debentures redeemed from the company at any point of time। मतलब मैंने अगर इन्वेस्ट किया है, 5 साल की मेच्योरिटी पीरियड है और 3 साल बाद वो कॉलेबल बन जाते हैं, तो मैं 3 साल के बाद मैं कभी भी कंपनी से अपने शेयर्स को रिडीम करवा सकती हूँ। ऑफ कोर्स अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो मार्केट में सेल कर दूंगी, लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम चल रहा होगा और मेरी रिडीम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं कंपनी से रिडीम करवा सकती हूँ। देन पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो इशूअर है, इशूअर मतलब जो कंपनी है, कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि ही कैन बाय बैक इट्स डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एट एनी टाइम, वो कभी भी अपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है। देन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, मतलब जैसे आपके लाइबोर है, ये किसी एक बेंचमार्क रेट के ऊपर इनका रेट फिक्स्ड होता है। मान लो जैसे रेपो रेट का के ऊपर 2% और, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर 1% और, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चेंज होंगे तो इन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का रेट भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। देन वी हैव द डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिन जो बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स पर इशू किए जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मान लो एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए, वो इशू कर दिया 300 रुपए पे कि 5 साल बाद 1000 रुपए में वो रिडीम हो जाएगा। इन द इंटरवेनिंग पीरियड जो 700 रुपए है वही आपका एज ए इंटरेस्ट होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपको इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं मिलता। नॉर्मली क्या है कि पार वैल्यू पे रिडीम होते हैं और पार वैल्यू से कम पर इनको इशू किया जाता है, तो बीच का जो डिस्काउंट होता है वही इन्वेस्टर की अर्निंग है। Then we have the junk bonds. Junk bonds क्या होता है? Junk bonds are very much like very risky bond. ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनके रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी हाई होता है। तो इंटरेस्ट हाई है तो इट कुड बी इधर वेज, आपको या तो हाई इंटरेस्ट मिल जाएगा और वहीं पर हाई चांसेस है आपके पैसे के डूबने के भी, तो इनको कहते हैं हम जंक बॉन्ड्स। तो दीज आर द टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। Now the next term is bond indenture. Bond indenture क्या होता है? Bond indenture एक तरीके का एक एग्रीमेंट होता है between the borrower and the issuer। मतलब कि जो इशूअर कंपनी है और जो डिबेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है, उसके बीच में एक लंबा सा लीगल कॉम्प्लिकेटेड सा डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंडेंचर। बॉन्ड इंडेंचर में ज्यादातर बॉन्ड के इश्यू, रिडेम्पशन, इन सबसे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन होती है। So it's a legal agreement between the issuer and the borrower, borrower and the investor.
Now, the important part of this chapter is bond yield. बॉन्ड यील्ड क्या होता है? इट इज द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग द बॉन्ड. बॉन्ड को खरीदने के लिए आपने जो पैसा लगाया, उस पैसे के ऊपर आपको परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड. मान लो मैंने 100 रुपए का बॉन्ड लिया और मेरे को उस पे 8 रुपए का वो मिल रहा है रिटर्न, तो मेरा 8% जो है बॉन्ड यील्ड हो गया. नॉर्मली अगर फेस वैल्यू पे आपने खरीदा है तो आपका कूपन रेट के जितना ही बॉन्ड यील्ड हो गया. लेकिन मान लो आपने प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे खरीदा है, तो वहां पर आपका कूपन रेट से डिफरेंट होता है आपका बॉन्ड यील्ड. Next are the factors that affect the bond yield. There are four main factors that affect the yield of a bond. It is par value, coupon rate, maturity period, and market price. These are the factors that affect the bond yield. अब है आपके टाइप्स ऑफ यील्ड. ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे पास बहुत तरीके की यील्ड्स होती है, जैसे कि आपकी हो गई करंट यील्ड, हो गई यील्ड टू मेच्योरिटी, हो गई यील्ड टू कॉल, हो गया सो ऑन. नाउ करंट यील्ड होता है आपका एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू 100. तो करंट यील्ड का मतलब क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रेट टू मार्केट प्राइस. हम मार्केट प्राइस देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ भी क्या, मार्केट प्राइस के साथ. मान लो मैंने 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है. और अभी उस बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 200 रुपए हो गई है, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न करंट यील्ड कितनी रहेगी? 10/200 into 100. नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट यील्ड टू मेच्योरिटी का. तो यील्ड टू मेच्योरिटी मतलब क्या होता है? अगर मैंने एक बॉन्ड को खरीदा और टिल द मेच्योरिटी में उसको रख रही हूँ अपने पास, तब मुझे कितना उस पे एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है, दैट इज द यील्ड टू मेच्योरिटी. यील्ड टू मेच्योरिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, उसके लिए यू कैन नोट दिस क्वेश्चन. आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड. Okay, for the time being, the whiteboard is opening. I can dictate the question. You may write the question. A bond of rupees 10,000 bearing a coupon rate of 12% and redeemable in 8 years at par is being traded at rupees 10,600. Find the YTM. यानी कि yield to maturity आपको निकालनी है. Okay, can someone please write in the Q&A whether the whiteboard is visible or not?
प्लीज मेंशन इफ द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल और नॉट। मैं क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एक बार ये बता दो व्हाइट बोर्ड विजिबल हो रहा है कि नहीं। अब जब मैं स्विच कर रही हूँ स्क्रीन तो आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। ये सारे आपके जो है गूगल ड्राइव में, जब आप की क्लासेस ओवर होंगे सब गूगल ड्राइव में आपके जब आ जाएंगे। प्लीज राइट वेदर द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल और नॉट। अकॉर्डिंग टू मी इट इज विजिबल। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं क्वेश्चन जो है, हमारे को YTM निकालना है। मैं क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ एंड ऑल ऑफ यू कैन डू विद मी। ओके, आपको एक बॉन्ड गिवन है जिसका करंट मार्केट प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी नॉट। उसका करंट मार्केट प्राइस है 10,600। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है 10,000। उस पे कूपन रेट यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। अब ये 12% किसका होगा? 12% ऑफ द फेस वैल्यू होता है ये, यानी कि 12% ऑफ 10,000, 1200 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। फिर रिडीमेबल इन 8 ईयर्स, आपका जो टाइम टू मेच्योरिटी है वो 8 ईयर्स है। आपको इसका YTM निकालना है। अब YTM के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नोट डाउन द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज B नॉट इज इक्वल टू ith इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा मतलब ith इंटरेस्ट 1 प्लस YTM की पावर I सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n प्लस RV रिडीम्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM की पावर n। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका जो भी ith इंटरेस्ट आ रहा है, आप हर साल के इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 1 प्लस YTM की पावर I। मतलब अगर आपको फर्स्ट ईयर तो 1 से डिवाइड 1 हो जाएगी पावर, सेकंड ईयर तो 2 हो जाएगी। अब ये जो हमारा फैक्टर होता है 1 बाय 1 प्लस YTM की पावर I, हम इसको PVAF ले सकते हैं, YTM I, और यहाँ पर n है तो ये जो 1 बाय 1 प्लस YTM है की पावर n, इट कुड बी रिप्रेजेंटेड एज PVF, क्योंकि सिंगल पेमेंट है तो PVF से करते हो। ये आप फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर चुके होंगे। ठीक है, सो ये अब हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इन दोनों को हम PVAF और PVF से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपए पर ईयर का, इनटू PVAF कितने साल है 8 साल, और YTM कितना है हमें पता नहीं, 8 ईयर्स के लिए, प्लस आगे करिए इसको। अब आगे क्या होगा, रिडीम्शन वैल्यू। अब देखिए कुछ भी गिवन नहीं है तो मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, यानी कि रिडीम्शन वैल्यू होगी 10,000 इनटू 1 प्लस YTM की पावर n की जगह हम क्या करेंगे PVF। सो n है आपका 8 ईयर्स। अब देखिए अगर आपको रेट पता हो जिस पर डिस्काउंटिंग होती है तो हम लोग इजीली डिस्काउंट कर सकते हैं। नाउ दिस होल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 10,600।
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से रेट्स निकाल के ट्राई करेंगे कि कहाँ पर ये मैच कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए हम एक बार एज्यूम करते हैं हमारा YTM 10% है। लेट्स सपोज एट YTM इज इक्वल टू 10%, तभी क्या बन जाएगा, मेरा RHS विल बी 1200 इंटू PVAF। अब मैं 10% पे देखूंगी फॉर 8 ईयर्स, प्लस यहाँ पर PVF टेबल में भी 10% को देखूंगी फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, नाउ अगर हम पीछे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल में देखें, आई होप आपको टेबल देखना आता है, नहीं आता तो आई कैन शो यू। वैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टेबल वाला पोर्शन किया होगा, बट स्टिल नहीं आता तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं भी बुक में से टेबल देख रही हूँ, मुझे 10% पे देखना है 8 ईयर के लिए, तो इस तरीके से आपके पास ये PVAF टेबल होता है। नॉर्मली बुक्स के एंड में टेबल होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, इस पे शायद ये नजर नहीं आ रहा, आई वाज ट्राइंग टू शो, लेकिन वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ओके, शायद अब नजर आएगा। तो ऐसे ये PVAF टेबल होता है, यहाँ पर आपको दे रखे होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ आपको दे रखा होता है एन, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा क्या है, 8 ईयर्स, तो 8 यानी कि यहाँ पर मैं इस वाली रो में और 10% पे देखूंगी, जो वैल्यू आएगी वो PVAF की वैल्यू आ जाएगी एट 10% फॉर 8 ईयर्स। सिमिलरली मैं को अगर 11% पे देखना होगा, 12% पे, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। इसी तरीके से हमारा PVF टेबल देखा जाता है। मैं नोट करती हूँ। ओके, नाउ हम लोग 10% पे देख रहे हैं सबसे पहले, तो 10% पे ये वैल्यू है 1200 इंटू, नाउ 1200 को 5.335 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10,000 को 0.467 से, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं टोटल करूंगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी 11072। लेकिन मेरी बॉन्ड की वैल्यूएशन कितनी थी, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड का वो है मेरा 10,600, क्योंकि 10% की रेट पर अगर ये वैल्यू 10,600 से ज्यादा आएगी तो हम रेट को कम करेंगे, क्योंकि हमें इसको 10,600 की इक्वल लेकर आना है। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए रेट को बढ़ाएंगे। हमें वैल्यू कम करनी है तो रेट को बढ़ाना होता है, क्योंकि डिस्काउंट रेट होता है, जितना रेट बढ़ेगा वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई एट 11%। अगेन 1200 इंटू PVAF, अब 11% पे देख रहे हैं, 11%,
8 ईयर्स के लिए at 11%, PVAF for 8 years is giving us the value of और पीवीएफ की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल वैल्यू देखेंगे तो वो आ रही 10,515। देखिए मुझे कितना चाहिए था 10,600, ओके। अब एक पे वैल्यू आ रही है 10,515 और एक पे आ रही है वैल्यू 11,000 समथिंग। ना मेरे को लाना है 10,600 की इक्वल की, ऐसा कौन सा रेट है जो मेरे को वैल्यू 10,600 देगा। तो यानी कि अब जो मेरे पास दो वैल्यू आई है, एक 10,600 से छोटी आ गई और एक बड़ी, तो मैं क्या करूंगी, आई विल इंटरपोलेट टू फाइंड आउट द एक्चुअल आंसर। अब हम लोग एक्चुअल आंसर कैसे निकालेंगे, बाय इंटरपोलेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लिखेंगे YTM इज इक्वल टू, हमने 10% और 11% दोनों पे डिस्काउंट किया है, तो पहले लोअर वाला रेट लिखिए, दिस इज द लोअर रेट प्लस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट लोअर रेट, यानी 10% पे मेरी वैल्यू ये आई थी और 11% पे सॉरी जो मेरी मार्केट वैल्यू है वो माइनस करेंगे। यहाँ पे अगेन जो लोअर परसेंटेज पे थे वो माइनस द वैल्यू एट द हायर परसेंटेज इनटू हायर माइनस लोअर परसेंटेज। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 10.85%। सो द YTM इज 10.85%। इंटरपोलेशन कैसे किया है दोबारा देख लो, पहले प्रोसेस समझ लो। मेरे को बॉन्ड की वैल्यू चाहिए थी 10,600 की, मार्केट में 10,600 है बॉन्ड वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एक बार 10% पे निकाला तो 11,072 है, और 10% 10 पे निकाला तो 11,072 आई, और 11 पे निकाला तो 10,505 आई। पर मुझे 10,600 चाहिए था जो कि इन दोनों के बीच में आता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंटरपोलेट करूंगी। इंटरपोलेट कैसे होता है कि YTM जो लोअर रेट पे है उसको लो प्लस the YTM at lower rate minus the market value divided by YTM at lower rate minus the YTM at higher rate into 100 into the differential in the rate। तो ये आ गया 10.83% approximately। So this is my YTM. I hope it is clear to everyone। अच्छा इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इतना आपका एग्जैक्ट नहीं आता आंसर ना। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, या जिसको अप्रोक्सीमेट मेथड भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट YTM। It is interest plus redemption value minus the market price। RV is the redemption value, B naught is the market price, divide by N by 2। तो ये मेरी वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में करूं, इंटरेस्ट कितना आया था मेरा 1200, रिडीम्शन वैल्यू कितनी है, एट पार है, यानी 10,000, 10,000 कुछ भी नहीं गिवन तो हम रिडीम्शन वैल्यू एट पार मानते हैं, ये 10,600। मेच्योरिटी की कितने ईयर्स है, 8। और यहाँ पर ये आ गया 600 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी -75, और यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि 10,000 माइनस 10,600 है, डिवाइडेड बाय द एवरेज विल बी 10,300। इट इज 1125
आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग. So it is coming out to be 10.92%. It is coming out to be तो कभी भी ऐसे आता है तो हम इंटू 100 करके परसेंटेज फॉर्म लिख देते हैं, यानी कि 10.92%. So I hope this question is clear to everyone. I am looking at the नहीं सौरभ, ऐसा कुछ नहीं है एफवाई में कि आपको डेफिनेशन में ऑथर का नाम लिखना है. यहाँ पे डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं. बेटा 10,600 ना काजल, 10,600 में इसलिए चाहिए क्योंकि 10,600 करंट मार्केट प्राइस है. हमने जो राइट हैंड साइड इक्वेशन बनाई थी, हमें उसे करंट मार्केट प्राइस के साथ इक्वेट करना होता है, इसलिए 10,600 ही चाहिए हमें. वो में लिखा है ना कि बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग एट ₹10,600. यस कीर्ति, रिकॉर्ड हो रहा है और जो भी आपको लिंक वगैरह मिलता होगा आप उससे इस लेक्चर को दोबारा से रिट्राइव कर सकते हो. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव? ओके. ओके, नाउ यू लुक अगेन एट द पीपीटी. तो ये हमारा क्वेश्चन था. A bond of ₹10,000 being bearing a coupon rate of 12% and maturity in 8 years at par. यहाँ पे लिखा है maturity at par है, मतलब at par क्या है, इसकी फेस वैल्यू पर maturity है 10,000 पे, वो रिडीम्पशन प्राइस है जिसकी ट्रेडिंग हो रही है 10,600 पे. तो करंट मार्केट प्राइस है 10,600, तो हमें उस पे इक्वेट करना है. इसी तरीके से आपका यील्ड टू कॉल. यील्ड टू कॉल बिल्कुल सेम यील्ड टू मेच्योरिटी की. अच्छा, यील्ड टू कॉल क्या हो गया? जो कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो आपका बोरो लेंडर है, मतलब जो इन्वेस्टर है, उसके पास एक ऑप्शन होता है, ही कैन कॉल, ही कैन गेट हिज डिबेंचर्स रिडीम्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इवन बिफोर द मैच्योरिटी. लेकिन आप कितने टाइम के बाद कॉल कर सकते हो, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं टाइम टू कॉल, या कॉलेबल जो आपकी डेट ऑफ कॉल है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. अब अगर एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स को टिल दी कॉलेबल पीरियड रखता है, तब उसको कितना यील्ड मिल रहा है एवरेज में, वो हमारा होता है यील्ड टू कॉल. नाउ YT is calculated in the same way as the YTM. ये YTM की तरह कैलकुलेटर होता है, पर जो पीरियड्स है, पीरियड कौन सा लेते हैं, पहले हम मेच्योरिटी पीरियड ले रहे थे, अब हम कॉलेबल पीरियड ले रहे हैं. जितने टाइम हम कॉल कर सकते हैं हम उतना टाइम पीरियड ले रहे हैं. नाउ रीड दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी YTC, यील्ड टू कॉल हमें कैलकुलेट करनी है. अगर मार्केट प्राइस हमारा 107 है, फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट है आपका 12% और डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2015, मैच्योरिटी डेट है 31 दिसंबर 2019. तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल बाद मैच्योर हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको 2 साल बाद ही कॉल कर सकते हैं. तो इंटरेस्ट पेबल एनुअली कॉलेबल वैल्यू इज ₹105. अब यहाँ पे हम रिडेम्पशन वैल्यू के लिए कॉलेबल वैल्यू लेते हैं.
अब देखिए करंट मार्केट प्राइस की है 107, तो जो मैं बी नॉट लिखती हूँ बॉन्ड वैल्यू वो क्या होगी मेरी 107, फेस वैल्यू 100 है, तो मेरा जो कूपन रेट है, कूपन रेट किसके ऊपर होता है, कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है, यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 के ऊपर 12% मिलेगा। परचेज डेट, मेच्योरिटी डेट और कॉलेबल डेट, ये तो आपको बस पीरियड जानने के लिए चाहिए। देन इंटरेस्ट पेबल एनुअली, कॉलेबल वैल्यू 105। अब इसका फॉर्मूला, अभी हम इसको कैसे करते हैं, आई डू। अप्रोक्सीमेट मेथड से कर सकते हैं, नहीं एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। मान लो आपको एक जो सिर्फ जो वाईटीएम निकालना है वो 2 नंबर का है, तब आप अप्रोक्सीमेट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो 4 या 5 नंबर का है, तो आपको उसको प्रॉपर ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना पड़ेगा, तो मार्क्स के ऊपर होता है। विष्णु अप्रोक्सीमेट वाईटीएम का फॉर्मूला आरबी रुस्तगी में यही तो दे रखा है जो मैंने लिया है। ओके, एनीवेज चलिए आगे करते हैं, यील्ड टू कॉल को करते हैं हम लोग, जो मैंने क्वेश्चन अभी दिखाया है आपको। देखिए हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वाईटीएम का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस बी नॉट बाय एन डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ आरबी एंड बी नॉट, यही तो आरपी रुस्तगी में भी कर रखा है। चलिए यील्ड टू कॉल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वाईटीसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट इज इक्वल टू, देखो हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अब यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या था, कंजम्पशन वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉलेबल वैल्यू होगी, सीवी, ताकि आपका कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरेस्ट अब कितना होगा, 100 रुपए के ऊपर 12% से 12 रुपए। अब इसके लिए हम पीवीएफ लिख सकते हैं, टाइम इज 2 years into पीवीएफ बाई टीसी 2 years।
और ये वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, जितनी चाहिए 107 के आसपास, 107। तो एक मेरी जो बॉन्ड की वैल्यूएशन है 107। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू ट्राई एट डिफरेंट रेट्स। चलो मान लो एट 12% ले लिया, या एट 10% ले लो, 12 ही लेते हैं, चलो एक 12% लिया मैंने। लेट अस टेक इट एट 10%। मैंने 10% लिया, तो 107 इज इक्वल टू 12 इंटू, अभी पीवीएफ कैसे लूंगी मैं, वाईटीसी क्या हो गया मेरा 10% पे ले रही हूँ 2 इयर्स के लिए। 10% का 2 इयर्स पे अगर मैं लेती हूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ 105 इंटू जो पीवीएफ करना है वो भी मैं 10% का लूंगी 2 इयर्स के लिए। It will come out to be 107.57। अब देखिए मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए 107 की, लेकिन ये उससे ज्यादा आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रेट ऑफ मतलब इसको वैल्यू को कम करने के लिए मुझे अपना रेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 10% की जगह मैं 11% पे चेक करके देखती हूँ। ट्वेल्व इंटू पीवीएफ, अब पीवीएफ को किस पे देखूंगी, 11% पर देखूंगी 2 इयर्स के लिए, 11% पर 2 इयर्स के लिए मेरी वैल्यू आ जाएगी, sorry it was 1.736 and this value is 1.17, 1.713। हमने पीवी अब हमने पीवीएफ भी लिया 11% से 2 इयर्स के लिए, तो 0.812 वैल्यू आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105.52। ये क्या हो गया, ये 107 से कम हो गया और पहले वाला क्या था 107 से ज्यादा हो गया। तो अगेन मुझे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। हम इंटरपोलेट कैसे करेंगे, पहले तो कम वाला रेट ऑफ, बाय इंटरपोलेशन माय वाईटीसी विल बी कम वाला रेट विच इज 10% प्लस दी वैल्यू एट 10%। मेरी 10% पे वैल्यू कितनी आई थी, माइनस मार्केट कॉलेबल वैल्यू, सॉरी माइनस मार्केट प्राइस विच इज 107 divided by the value at lower rate minus the value at higher rate। तो ये 105.52 वाली है वो माइनस कर दी हमने, और इनटू द डिफरेंस विच इज 1। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है आपका 10.33% मेरा बाय इंटरपोलेशन वैल्यू आ रही है। और अगेन मैं अगर अप्रोक्सीमेट वाईटीसी निकालती हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस, पहले हमने क्या लिखा था,
पहले हमने लिखा था रिडेम्पशन वैल्यू माइनस बी नॉट, अब रिडेम्पशन वैल्यू की जगह कॉलेबल वैल्यू लिखेंगे। एन इज द टाइम टू कॉल, इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में हमारे पास 12, कॉलेबल वैल्यू 105, मार्केट प्राइस 107, पाई CV प्लस बी नॉट बाई 2 यानी कि 105। अच्छा, दिस विल बी डिवाइडेड बाय द एन, एन क्या है यहाँ पे मेरा 2 है। अगेन डिवाइड बाय 2, यहाँ एवरेज होती है आपकी। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ स्लाइड चेंज इन द फॉर्मूला। Here it is 0.4 CV plus 0.6 B नॉट, ऊपर का यही रहेगा। तो 0.4 इंटू सी नॉट, सीवी कितना है मेरा, सीवी इज 105 प्लस 0.6 इंटू 107, ये सारा डिनोमिनेटर में आएगा। आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 10.35% और वहां पर आई थी 10.33%। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। So this is the formula for approximate. विष्णु, ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो यील्ड टू कॉल में है, YTM में जो फॉर्मूला है वो आपका एवरेज वाला है। और आपके अप्रोक्सीमेट YTM के भी ना दो फॉर्मूले दे रखे हैं, एक में तो रिडीम्शन वैल्यू प्लस जो आपका बी नॉट आपका आरवी प्लस बी नॉट का एवरेज, और एक में 0.4 और 0.6 वाला है। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, लेकिन जो 0.4 0.6 वाला है वो ज्यादातर सीवी में होता है, दोनों फॉर्म यील्ड टू कॉल में होता है। आपके दोनों फॉर्मूले सही है, यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्मूलाज। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द यील्ड टू कॉल। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ यील्ड में जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पे अगर आपको YTM निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड का डिफरेंस क्या होता है कि आपको बीच में कोई इंटरेस्ट तो मिलना ही नहीं, सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग प्राइस गिवन होगा और आपको दे रखा होगा भाई बेसिकली आपको एट अ डिस्काउंट ये शेयर्स इशू होते हैं। जैसे पहले 1000 वाला शेयर 600 में इशू हुए, 5 साल बाद आपको पूरे 1000 रुपए मिल जाएंगे। ओके, तो इनमें इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आपका YTM का नहीं आता, सिर्फ दूसरा कंपोनेंट आता है और कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम पहले करते हैं ना सिग्मा आई इज इक्वल टू
1 to n इंटरेस्ट ith इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस YTM की पावर I, वो वाला पोर्शन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम आपका वही चलता है। तो लेट्स गिव द क्वेश्चन। क्लास चल रही है ना? हेलो सिल्की मैम। हेलो हाँ, आई एम एंडिंग योर सेशन हियर, राइट? हेलो हेलो मैम, आई एम एंडिंग योर सेशन। बाय। यू वांट टू टेक मोर क्लास? मैम मेरी तो भी है क्लास आगे। ओके मैम, ओके। मैम ये 5 o'clock तक होती है मेरी क्लास। ओके मैम, ओके, प्लीज गो अहेड। Okay, so I am again sharing the whiteboard. Just a second. So please note the question that I was showing you. Okay, you can note the particulars of the zero coupon bond. आपका 1000 रुपीज की फेस वैल्यू का जीरो कूपन बॉन्ड है जो कि प्रेजेंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है, and presently it is being traded at rupees. Just a second, I'll check the question. हाँ, प्रेजेंटली आपने 5 इयर्स का जीरो कूपन बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है। प्रेजेंटली इसकी ट्रेडिंग हो रही है 681 पे। प्रेजेंट ट्रेडिंग का मतलब क्या? दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ओके, एंड जो आपका फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा तो रिडेम्पशन कितने पे होगी? 1000 रुपीज पे होगी। और आपका प्रेजेंट जो इसकी वैल्यू है वो 681 है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ आई विल शेयर द व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ मिनट। तो नाउ इट इज गिवन टू यू दैट अब हम जीरो कूपन बॉन्ड में क्या करेंगे? इन जीरो कूपन बॉन्ड बी नॉट इज इक्वल टू the redemption value divided by 1 plus की पावर n, यानी कि इट शुड बी रिडीम्शन वैल्यू इनटू पीवीएफ वन आपका YTM और यहाँ पे जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। ओके, ना बॉन्ड की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है? 681। रिडीम्शन वैल्यू 1000 रुपीज इनटू पीवीएफ YTM at YTM for 5 years. ओके, आपका इधर आ जाएगा, इट विल बी 681 बाय 1000 is PVF at YTM 5 years. तो यानी आपका पीवीएफ कितने के इक्वल बन जाएगा? 0.681 के इक्वल आपका पीवीएफ बन गया। अब अगर आप 5 इयर्स वाले कॉलम में आप देखेंगे तो ये वाला जो कूपन बॉन्ड है आपका ये 8% पे आती है इतनी वैल्यू। तो इसका मतलब YTM जो है आपका 8% हो गया। आपको पीवीएफ टेबल में जो आपकी 5 ईयर वाली रो है उसमें चेक करना पड़ेगा 0.681 की नियर अबाउट कौन सी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है आपकी 8% पर आ रही है। देयरफॉर YTM इज 8%। I hope it is clear to everyone.
Okay, now I am showing you two more questions. You can have the screenshot of the question, then we will solve these two questions. Just a second. ओके यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चन और है. A bond of ₹1000 bearing a coupon rate of 12% is redeemable at par in 10 years. Find out the value of the bond if the required rate of return is 12% or 10% or 14%. अब जो आपके क्वेश्चन है बॉन्ड वैल्यूएशन के, अभी तक आपके वाईटीएम के क्वेश्चन थे. देखिए जो हमने वाईटीएम में फॉर्मूला लगाया, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी वही सेम फॉर्मूला होता है. बस पहले हम क्या था, आरएचएस में परसेंटेज निकाल रहे थे, इंटरेस्ट परसेंट कितना है. अब यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है, जिससे हम डिस्काउंटिंग करेंगे. आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, आपको बी नॉट निकालना है. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको हम तीन डिफरेंट सिनेरियोज में करेंगे. जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 10% और 14% है, तीन केसेस में क्या क्या आएगा. ओके नाउ रिमेंबर, आपका 1000 रुपए फेस वैल्यू, कूपन रेट है 12%. 1000 रुपए पे 12% कूपन रेट का मतलब कि इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 120. टाइम है आपका 10 ईयर्स. ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, आई होप द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, our formula will remain same. B naught is equal to sigma I is equal to 1 to n interest, ith interest 1 plus k. डिस्काउंट रेट इज शोन बाय के. देखो वाईटीएम की जगह यहाँ पे हम के से शो कर रहे हैं, बस ये डिफरेंस है. प्लस रिडीम्पशन वैल्यू 1 प्लस के की पावर n, वेयर के इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में तीन तरीके की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, 12%, 10%, 14%. हम तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू निकालेंगे. Now what we'll do? Sorry. अब देखिए क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट कितना है 120 क्यों, 1000 रुपए का बॉन्ड है, 12% हुआ 120 रुपए. रिडीम्पशन वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन, तो रिडीम्पशन वैल्यू इज पार विच इज 1000. ओके नाउ बी नॉट विल बी, अब देखेंगे पहले एट के इज इक्वल टू 12%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरा 12% है, तो बी नॉट कितना हो जाएगा 120. अब देखो यहाँ पे 1/1 प्लस के की पावर आई है, तो हम इसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 12% और हमारा टाइम पीरियड कितना है क्वेश्चन में 10 इयर्स है, प्लस 1000 इंटू पीवीएफ 12% फॉर 10 इयर्स. सिंगल पेमेंट के लिए हम पीवीएफ से करते हैं, जहाँ पे हमारा स्ट्रीम होता है, यहाँ सिग्मा लगता है, स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है, वहां पे हम पीवीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट इज 120 इंटू it will give us rupees 1000.
ओके अब जिसको क्लियर नहीं हुआ है और क्लियर हो जाएगा, हम इसी को k की वैल्यू चेंज कर करके निकालेंगे। k की वैल्यू एक बार 10% लेंगे और एक बार k की वैल्यू लेंगे 8%। अब अगर हमारा k की वैल्यू 10% हो गई, k हमारा 10%, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरा b नॉट क्या हो जाएगा, इट इज 120 इंटू PVAF 10% for 10 years plus 1000 into PVF 10% for 10 years. अब 10% को 10 years के लिए देखेंगे तो इट विल बी 6.145 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1123.40. This is the value of the bond. Now you can see that when interest is increasing, when interest is decreasing, when the required rate of return is decreasing, your bond price is increasing, bond value is increasing. Why? क्योंकि required rate of return से हम उसको divide कर रहे हैं, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर कम हो जाएगा तो आपका ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अब देखिए 14% हो जाएगा, यानी कि मैंने और बढ़ा दिया, 12% से ज्यादा कर दिया, तो मेरा बॉन्ड वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, 1000 से कम हो जाएगा। दैट आई विल शो यू। एट 14%, अगर मेरा KE 14% है तो मेरा B नोट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 120 इंटू PVAF at 14% for 10 years plus 1000 into PVF तो PVF टेबल में हम 14% पे देखेंगे, यानी कि 12% पे देखो इसकी वैल्यू 1000 रुपए थी, 14% पे कम हो गई, मतलब डिस्काउंट रेट बढ़ाने से आपकी वैल्यू कम हो गई, 895.92 हो गई। और अगर आपने 12% से 10% कर दिया था, डिस्काउंट रेट कम कर दिया था, तो बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड वैल्यू आपके 1000 से 1123 रुपए 40 पैसे हो गई थी। तो ये आपके इनवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस आई वॉन्ट टू शो। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। जिसको अगर YTM भी नहीं आता होगा तो YTM और B नोट आपका एक ही उस पे चलता है, एक ही क्वेश्चन पे चलता है, तो आपको समझ आ जाएगा। बेटा PVAF कभी याद नहीं करना होता, इसकी टेबल मिलती है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस ना आपको ये PCP वगैरह के लिए जो भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल होगा, मेल वगैरह का आप कर दो, उससे आपको मिल जाएगा। हर्षित बच्चे क्या दोबारा समझना है? PVAF, ओके, PVAF इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। देखिए PVF आपका PVF होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और PVAF होता है आपका प्रियोरिटी फैक्टर। जो आपकी वन टाइम पेमेंट होती है, रिडेम्पशन वैल्यू आपकी वन टाइम पेमेंट होती है, ठीक है, उसको जब हम डिस्काउंट करते हैं तो जैसे मैंने लिखा लाइक रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM की पावर I या 1 प्लस K की पावर N, ठीक है। तो मैं एक
एक वैल्यू को डिवाइड कर रही हूँ तो मैं पीवीएफ से मल्टीप्लाई करती हूँ। और जब मैंने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 5 साल 10 साल जितना भी आपका मेच्योरिटी पीरियड है हर साल मिलेगा, तो वहां पर मैं हर साल अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ। वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है, जितना मेरे को रिक्वायर्ड रेट होता है। जो मैंने डिवाइड किया था 1 + YTM की पावर आई, तो 1 + YTM से डिवाइड करने की जगह मैं इसको इंटू पीवीएफ कर लेती हूँ। मतलब आईएथ रेट के जो भी आपका आईएथ ईयर है, मान लो आपके 8 इयर्स तक आपको 120 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, और रेट ऑफ रिटर्न जितना भी है, लेट्स सपोज 10%, जैसे भी कोई क्वेश्चन है 120 का 10% पर 10 इयर्स के लिए आपको देखना था, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीवीएफ एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपको मान लो अगले 1 साल बाद 1 रुपया मिलना है, उससे अगले साल फिर 1 रुपया मिलना है, फिर अगले साल 1 रुपया मिलना है, तो उन सब की वैल्यू आज की डेट में क्या है टोटल, वो बताता है। तो ये जो 120 रुपए है, ये आपको फ्यूचर में मिलने हैं 8 सालों तक, ठीक है। उन 8 सालों में मिलने वाले 120 रुपए, उन 10 सालों में मिलने वाले 120 रुपए की आज की डेट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बताता है। तो जब भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट होते हैं जहाँ पे सिग्मा वाली वैल्यू आती, बात आती है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, वहां पर हम पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां पर सिग्मा नहीं है, खाली एक सिंगल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, वहां पे हम पीवीएफ से करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट, और ये वैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया होना चाहिए। विष्णु यू आर सेइंग कि मैम 0.4 एंड 0.6 वाला फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है अप्रोक्सीमेट वर्टिसी के केस में। बेटा उसको अप्रोक्सीमेट कहा जाता है, जो आप हिट एंड ट्रायल बेसिस से इंटरपोलेशन से करेंगे, और जो आप एक अप्रोक्सीमेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट का मतलब यही है कि वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब 0.6 0.4 वाला मेथड जो आपका अप्रोक्सीमेट वाईटीएम है। नॉर्मली जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट देती है, उनमें से एक वाईटीएम और एक वाईटीसी कैलकुलेट करने को दे दिया, हर पार्ट की 2-2 मार्क्स की वेटेज है, तो वहां पर आप इतना बड़ा ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे, वहां वो 5-6 नंबर के क्वेश्चन में किया जाता है, इसलिए वहां पर अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं। मोर ओवर आप अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करके आप ये देख सकते हैं क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, या मान लो अप्रोक्सीमेट मेथड से आपको ये हेल्प मिलती है। मान लो आपको अप्रोक्सीमेट मेथड से आपका आंसर आ रहा है, आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट मेथड करते हैं वाईटीएम निकालने के लिए, जो कि आपको 10.4% दे रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच में आपका रिटर्न आएगा, तो आप डायरेक्टली 10 और 11% का इंटरेस्ट लेकर उस पर आप डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसका ये बेनिफिट होता है। चलिए आगे करते हैं, हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन कर रहे थे। नाउ आई विल शो यू द सेकंड क्वेश्चन। An investor, you can read the question. An investor is considering the purchase of the following bond. Face value दे रखी है 100 रुपए, कूपन रेट है 11%, मेच्योरिटी है 3 years. If he wants a yield of 13%, what is the maximum price he is ready to pay for? देखो मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या है कि उसकी करंट, उसकी एक्चुअली वर्थ क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू हम बी नॉट से निकालते हैं, यानी कि बॉन्ड जो बॉन्ड वैल्यू होती है, दैट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट एन इन्वेस्टर शुड पे। फिर आपको कहा गया है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, यू कैन हैव द क्लिक ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। देखो दो अलग अलग पार्ट है, पहले पार्ट में आपको बॉन्ड वैल्यूएशन निकालनी है, क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर उसकी रिक्वायर्ड यील्ड
जो है, जो ये उसका डिस्काउंट रेट है वो 13% है, तो कितना प्राइस वो मैक्सिमम पे करेगा, दैट इज इक्वल टू बी नॉट। और सेकंड पार्ट में कहा गया कि अगर बॉन्ड 97.60 पर सेल हो रहा है तो आपकी YTM यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है। तो दो अलग अलग पार्ट्स है, अब ध्यान रखो फेस वैल्यू है 100, तो कूपन रेट है 11%, तो इंटरेस्ट विल बी 11 और मैच्योरिटी पीरियड है आपका 3 इयर्स। ओके क्लास चल रही है। ओके सो नोट दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग। बी नॉट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी नॉट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी नॉट इज इक्वल टू सिग्मा I is equal to 1 to n interest divided by 1 plus k की पावर n, k की पावर I, ठीक है, into सॉरी प्लस रिडिम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर n, ठीक है। और अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रिक्वायर्ड रेट है 13%, यानी कि जो हमारा के है वो 13% है, तो हम जो पीवीएएफ टेबल देखेंगे और पीवीएफ टेबल देखेंगे वो हम 13% पे देखेंगे। Let's do the question. Now इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा यहाँ पे 11 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड वैल्यूएशन और YTM आपका दोनों का दोनों आ रहा है, तो ध्यान दीजिए एन है आपका 3 इयर्स एट 13%। जब हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जब 13% हमें के दे रखा है, तो बी नॉट इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर I प्लस रिडिम्पशन वैल्यू यानी कि 11 इंटू ये 11 हो गया। अब देखो ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं 1 बाई 1 प्लस के की पावर I, उसकी जगह हम पीवीए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीवीए फैक्टर %13 फॉर 3 इयर्स प्लस और यहाँ पे क्योंकि सिंगल पेमेंट है, सिग्मा नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे पीवीएफ 13% फॉर 3 इयर्स के लिए। अब ये वैल्यू देखते हैं टेबल में कितनी है। $2.361 प्लस and the total will come out to be 95.27 ओके। सो यानी कि अगर आपको
if an investor wants to invest in this particular bond, he can pay a maximum of rupees 95.27. It is the real worth of this bond. इससे ज़्यादा पे करने में he will have the loss. अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? If the bond is selling for rupees 97.60, what would be the yield? यानी कि इसकी YTM कितनी होगी? अब देखो, यानी कि इस पार्ट में मुझे B नॉट गिवन है, करंटली सेलिंग एट 97.60 ना. देखो यहाँ पर मेरा ऊपर के केस में बॉन्ड कितना आया था? 95.27 जब आया था, जब मेरा डिस्काउंट रेट 13% था. तो 95.27 से ज्यादा होता है 97.60, यानी कि हम लोग को अपने डिस्काउंट रेट को कम करेंगे तभी हमारी बी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी. तो 13% की जगह हम इसको 11%, 12% ऐसे करके इसको चेक कर सकते हैं. तो लेट्स सपोज हम 12% पे चेक करते हैं. ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट इंटू PVAF YTM and plus redemption value into PVF YTM N. अब इंटरेस्ट है मेरा 11 इंटू, मैं अब क्या करूंगी? 12% पे चेक कर रही हूँ. ठीक है, तो 12% पे अगर मैं 3 इयर्स के लिए देखूंगी तो मेरी यहाँ पे वैल्यू है 2.402 प्लस it will come out to be 97.62 और करंटली मार्केट में कितने में सेल हो रहा है? 97.60 में. यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है. इसका मतलब क्या है? मेरे को इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है. अप्रोक्सीमेटली जो मेरा YTM है वो 12% ही है. So this is the way we solve YTM and the bond value. अदर देन दिस, जब मैंने आपको फिक्स इनकम सिक्योरिटी स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा बॉन्ड एंड डिबेंचर है जो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सेम तरीके से उनकी वैल्यूएशन होती है. अदर देन दिस वी हैव दी प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है? दैट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. अगेन प्रेफरेंस शेयर आपकी रिडीमेबल और इरिडीमेबल दो तरीके के होते हैं. ऑल्दो अब प्रैक्टिकली आपकी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, लेकिन अगर इरिडीमेबल मतलब क्या होता है? उनको हम रिडीम नहीं करते, वो लाइफ लॉन्ग उस पर डिविडेंड पे होता जाता है. अगर हमारे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनके ऊपर हमारा जो आपका उनकी जो प्राइस होता है, उनका प्राइस कैसे निकालेंगे? उनका जो मार्केट प्राइस होगा, इट इज पी नॉट इज इक्वल टू, पी नॉट शोज द मार्केट प्राइस, इट इज डी बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा. मान लो प्रेफरेंस शेयर है, उसकी डिविडेंड है, उसका फॉर एग्जांपल उसका एनुअली डिविडेंड है 100 रुपए. ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 8% का, तो 0.08 से आप डिवाइड करेंगे. 8% मतलब 0.08. अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 125 जो है इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी. इट इज द एक्चुअली प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, जो इसका करंट मार्केट प्राइस आएगा. और अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, जो कि 99% हमारा केस होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो एनुअली डिविडेंड पे करते हैं और मैच्योरिटी पे उनको रिडीम कर दिया जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह आपका डिविडेंड होता है, हर साल आपको डिविडेंड मिलता है. ठीक है,
फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम बॉन्ड वैल्यू की तरह ही है, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी नॉट. पी नॉट शोज द प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. करंट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इट इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n. अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह आप डिविडेंड लिखेंगे बस, क्योंकि हम अगेन फिक्स इंटरेस्ट लेंगे, फिक्स डिविडेंड है. KP shows the required rate of return of the preference shareholders plus the redemption value ओके. अब ये जो 1 बाय 1 प्लस KP की पावर आई है, इसके लिए अगेन हम डिविडेंड को इंटू PVAF फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू को PVF फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर. तो दिस इज अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जस्ट इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड हो जाता है, जो कि अगेन आपका फिक्स रेट पर है. बेटा पीवीएफ का एएफ का टेबल आपको याद नहीं करना होता, ये आपकी बुक के एंड में होता है और एग्जाम के टाइम पर भी आपको प्रोवाइड होता है. Okay, now the last part of this chapter, the credit rating. Relation of preference shares I have just discussed. कैसे निकाल करना है? Now credit rating. Credit rating क्या होता है? It is an opinion on the future ability and legal obligation of the issuer to make timely payments of principal and interest on a specific fixed income security. Normally अगर कोई issuer से अपनी securities के through पैसा raise करने की कोशिश करता है, तो he must have its issue rated थ्रू दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना एक ओपिनियन देती है. देखो श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट जो कंपनी है उसकी प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, उसकी लास्ट ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड को देखकर ये बता सकती है, अपना ओपिनियन देती है कि क्या वो फ्यूचर में अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए एबल हो पाएगा कि नहीं, क्या टाइम पर इंटरेस्ट दे पाएगा कि नहीं, रिडेम्पशन वैल्यू टाइम पर रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं. ये उसकी एक ओपिनियन है. आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में मेनली 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी रेटिंग्स किस तरीके से देती है, मान लो ए प्लस, ट्रिपल ए, इस तरीके से इनकी रेटिंग्स के अलग अलग पैरामीटर्स हैं ना. जो ये रेटिंग्स हैं, इन क्रेडिट रेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द इन्वेस्टर? ये एक गाइड प्रोवाइड करता है. कैसे कि भाई अगर एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग कंपनी, तो इन्वेस्टर को आइडिया मिल जाता है कि मान लो एक ए प्लस रेटिंग है कि हाँ ये सेफ है, और किसी को बी प्लस, बी नेगेटिव ऐसी रेटिंग मिलती है, तो मतलब कि इट इज नॉट वेरी मच सेफ. तो एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जिस क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है. सिमिलरली इशूअर को के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है. भाई अगर उसके रेटिंग्स जो है ए है, ट्रिपल ए है, ए प्लस प्लस है, तो ये उसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिल जाती है. क्यों? हर कोई उसकी कंपनी में इजीली पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाएगा. एंड अदर देन दिस, ये आपको इंटरमीडिएरीज को भी हेल्प करता है. इंटरमीडिएरीज के लिए भी, अंडरराइटर्स वगैरह के लिए भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये उनको भी हेल्प करती है थ्रू दिस क्रेडिट रेटिंग. दे आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स. उनको भी इशू को लॉन्च करने में इजी हो जाता है थ्रू दिस, मतलब प्रॉपरली मार्केटिंग करने में, प्लेसमेंट करने में इशू का उनको हेल्प हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. बच्चे मुझे खुद नहीं पता लक्ष्मी ड्राइव का लिंक कैसे भेजना है. मैं ये जो आपको एट द एंड इकट्ठे क्लब करके मिल जाएंगी सारी. ठीक है, ओके. अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे इक्विटी वैल्यूएशन. कल की नहीं, नेक्स्ट क्लास 11th है शायद, तो 11th की क्लास में हम लोग करेंगे इक्विटी वैल्यूएशन. इक्विटी वैल्यूएशन के लिए प्लीज कैरी पीवीएफ एंड पीवीएफ टेबल्स अलोंग विद यू, ताकि आपको हेल्प मिले और आप साथ साथ मेरे कैलकुलेशंस कर सको. सो यू ऑल कैन लीव नाउ. आई एम एंडिंग द मीटिंग.